हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो जिस एक पहलू के साथ यहाँ पे हम जुड़े हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए इस सेशन, इस श्रृंखला की हम बात करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिएगा एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हुए हम विशेषतः इस विषय की यहाँ से श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और समझेंगे उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक प्रश्नों के साथ इसी बिंदु के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी विषय के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है। कहा जा रहा है कि बताइएगा ये जो दुशासन नाम का शब्द है, दुशासन शब्द की जब बात की जाए तो दुशासन शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अगर हम संधि विच्छेद वगैरह की बात की जाए तो संधि का मतलब एक तरीके से समझिएगा कि जहाँ पर क्या कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि दोनों को क्या करना, एक तरीके से अलग कर देना। समास की जब बात की जाए तो समस्त पदों को एक साथ कर देना, जबकि संधि की जब बात की जाए तो संधि का मतलब एक तरीके से जब हम बात करते हैं पदों के बारे में तो इसे अलग कर देना। तो दुशासन की जब बात की जाए तो दुशासन का एक जो सही पूरा मानक होता है वह क्या देखने को मिल जाता है? दुशासन, दुस प्लस शासन, दुस प्लस शासन या दुह प्लस शासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खास अगर देखा जाए तो दुशासन के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, दुशासन। कल शायद हमने संधि के बारे में आपसे चर्चा भी किया था कि जो हमारी संधि होती है यह मुख्य रूप से क्या होती है, तीन प्रकार की आपको देख मिलती है। संधि के आज प्रवृत्ति की जब बात की जाए तो यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है और खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। पहली होती है आपके स्वर संधि के रूप में, ठीक है। तो पहली होती है आपकी स्वर संधि, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो उस दशा में स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद होता है आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं और उस दशा में जो एक विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन जब कभी खास करके किसी स्वर के साथ या फिर किसी व्यंजन के साथ या फिर किसी एक विसर्ग के साथ खासा एक संकल्पना हमें देख मिलती है कि आपकी संधि होती है, अर्थात अयोगवाह की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से या अयोगवाह के अलावा जब हम बात करते हैं उसके माध्यम से स्वर या व्यंजन ऐड होने की दशा में तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की संधि होती हैं। आज अगर हम विसर्ग संधि की बात की तो विसर्ग संधि का ही ये एग्जाम्पल होता है जिसका नाम होता है किसके रूप में, खासा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शब्द की जब बात की जाए तो शब्द होता है दुह प्लस शासन, ठीक है। तो दुह प्लस शासन अर्थात इसका जो संदर्भ हो जाता है तो ये अंक की मात्रा क्या हो जाती है, खास करके आधा सा में परिवर्तित हो जाती है और इस तरीके से दुस्शासन, क्या बोलते हैं, दुस्शासन, ये पूरा पूरा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस दशा में क्या होता है, खास करके विसर्ग के परिपेक्ष हुए ये जो शब्द होता है, शब्द अर्थात आप कह सकते हो कि जैसे ये तो खास करके मूर्धा सा है, मूर्धा के अलावा अगर हम तालु सा की बात करें या फिर अगर इसी में दंतव्य सा आता है तो इस दशा में ये क्या होते हैं, ये ज्यों का त्यों रहता है, ये ज्यों का क्या होता है, त्यों रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ खासा ध्यान रखिएगा, यहां पर आने वाला जो शब्द होता है ना, यह अंग की जगह पर क्या करता है, एक नए शब्द के साथ ऐड हो जाता है। जैसे आपने दुशासन के बारे में देखा, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने एक शब्द अक्सर पढ़ा होगा जिसको नाम दिया जाता है किसके रूप में, निसंदेह, निसंदेह। तो निसंदेह का जब भी हम विच्छेद करते हैं तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में यह हो जाता है निह और प्लस में संदेह, ठीक है। तो निसंदेह, तो यहां पे क्या हो गया, स शब्द था अर्थात आप कह सकते हो कि दंत स था, तो इस दशा में यहां पे क्या हो गया, आधा सा इसका जुड़ जाता है किस एक दशा में, ये जो आपका शब्द होता है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि ये जो स स स होते हैं मतलब दंत तालु या मूर्धा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी जगह पर क्या होता है, एक नया शब्द इसी परिपेक्ष में यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, या आपके विसर्ग के अंतर्गत आपको दिखता है। जैसे एक शब्द और ध्यान रखिएगा, आपने सदैव सुना होगा निःशंक के रूप में, ठीक है। तो निःशंक एक शब्द होता है, अगर इसको हम ऐड करें तो इसका पूरा आधार क्या निकल के आता है, तो यह निकल के आता है हमारे सामने निःशंक, ठीक है।
तो निःसंग की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये इसका आधार निकल के आ जाता है। तो इस एक आधार पे ध्यान रखिएगा कि संधि विच्छेद में दुशासन की जब बात की जाए तो दुह प्लस शासन, दुह जहाँ पे आपने सुना होगा बुरा जिसे कहते हैं, तो इस दशा में आपने सुना होगा इसे क्या कहा जाता है, बुरा शासन। जो व्यक्ति क्या करता है, किसी के ऊपर कठोरता के साथ या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि बुरा शासन करता है, उसे हम दुःशासन के रूप में नाम देते हैं। खैर, कहा जा रहा है कि बताइएगा सही संधि विच्छेद का चयन करिए। क्या करिए, सही संधि विच्छेद का चयन करिए। संधि विच्छेद की जब बात की जाए तो पत्र प्लस अलय, या फिर मरण प्लस आसन्न, या फिर वीर प्लस अंगन, या फिर आपका यथा प्लस आर्थ। अगर यहां पे देखा जाए तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पे सही संधि विच्छेद क्या होगा, पत्र प्लस अलय, मरण प्लस आसन्न, वीर प्लस अंगन, या फिर यथा प्लस आर्थ। देखिए पत्र प्लस अलय ये तो अपने आप में गलत है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, पत्र प्लस आलय होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या शब्द बनता है, इससे बनता है पत्रालय। तो पत्रालय शब्द की जब बात की जाए तो पत्र प्लस आलय से होता है, ना कि पत्र प्लस अलय से। ठीक है, तो पत्र प्लस आलय की जब बात की जाए तो इससे ये शब्द बनता है। और शब्द समूह में देखा जाए तो ये क्या होता है, ये दीर्घ स्वर संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की जब बात की जाए तो इसके स्वरूप में क्या करते हैं, हम इसको पहचानते हैं। इसी तरीके से दूसरा शब्द जो है वो क्या है, मरण प्लस आसन्न, और इससे जो शब्द बनता है वो क्या होता है, वह शब्द शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि यह हो जाता है मरणासन। ठीक है, इस शब्द की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, मरणासन। मरणासन की जब बात की जाए तो मरणासन यह इसका बनावट हो जाता है। ठीक है, तो मरण प्लस आसन्न होता है, ना कि मरण प्लस असन्न। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वीर प्लस अंगन, वीर प्लस अंगन अपने आप में क्या है, सही है। और इसका जो एक विच्छेद एक तरीके से कह सकते हो कि संधि होती है, अगर इसकी बात की जाए तो इसे नाम दिया जाता है वीरांगना। क्या कहते हैं, वीरांगना। ठीक है, तो वीर प्लस अंगना क्या कहते हैं, वीर प्लस अंगना। तो वीर प्लस अंगना की जब बात की जाए तो यह इसका सही हो जाता है। यहाँ पे यथा प्लस अर्थ में गलती है क्योंकि ये जो होता है ये होता है यथा प्लस अर्थ, और इस दशा में आपने सुना होगा क्या कहते हैं हम लोग, यथार्थ। तो यथार्थ शब्द की जब बात की जाए तो यथार्थ में क्या होता है, यथा प्लस अर्थ। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा कि जो सही संधि विच्छेद है वो वीर प्लस अंगन है। और वीर प्लस अंगन की जब बात की जाए तो ये वीरांगना, खासा ये भी ध्यान रखिएगा ये सारे जो हैं ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि की जब बात की जाए तो इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ की मात्रा क्या हो रही है, खास करके इस तरीके से परिवर्तित हो जा रही है। यहाँ पे आ की मात्रा की जब बात की जाए तो ये भी यहाँ पे परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का क्या होता है, उदाहरण होता है। दीर्घ स्वर संधि का ये पूरी तरीके से उदाहरण होता है। जहाँ पे सही के बारे में पूछा था तो वीर प्लस अंगन का जो शब्द होता है वो होता है वीरांगना। बाकी पत्र प्लस आलय पत्रालय हो जाता है, मरण प्लस आसन्न ये मरणासन हो जाता है, यथा प्लस अर्थ अर्थात यथार्थ ये आपका सही होता है। ठीक है, कहा जा रहा है एक शब्द है सत्यार्थी। आज सत्यार्थी की जब बात की जाए तो सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। ये शब्द होता है सत प्लस अर्थी, सब प्लस अर्थार्थी, या सत्य प्लस अर्थी, या फिर सत्ता प्लस अर्थी। नाम की जब बात करें तो सत्यार्थी। सत्यार्थी की जब बात की जाए तो सत्यार्थी शब्द क्या है, अब यहां पे भी ध्यान रखिएगा या पे आ की मात्रा लगी है, इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये भी जो एक एग्जाम्पल है ये दीर्घ स्वर संधि से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी जो है ये भी दीर्घ स्वर संधि से ही संबंधित एक आपका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है सत्यार्थी। सत्यार्थी बेसिकली आपने सुना भी होगा कि जो सदैव क्या करता है, सत्य को बोलता रहता है, उसे हम सत्यार्थी कहते हैं। सत्यार्थी। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पर होता क्या है, कुछ एक शब्द होते हैं दीर्घ स्वर की बनावट की जब बात की जाए, जैसे आपने आ के बारे में देखा होगा, आ या फिर आ के बारे में आपने देखा होगा, मतलब हस्व आ या फिर आपके दीर्घ आ की जब बात की जाए तो ये, या फिर आपके हस्व आ और फिर आपकी दीर्घ ये, या फिर आपने ऊ या फिर दीर्घ ऊ के बारे में सुना होगा। तो आ ई ऊ इनकी जब बात की जाए तो ये सारे शब्द, और इसके अलावा री। ठीक है, ये सारे शब्द जो होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो इन सारे शब्दों के बारे में ध्यान रखिएगा कि हस्व या फिर दीर्घ शब्द,
हस या फिर दीर्घ शब्द अर्थात अ इ उ या फिर री, इनकी जब बात की जाए तो इनके साथ जब क्या होता है, इसी तरीके से एक समान स्वर आता है। ठीक है, इसी तरीके से एक समान स्वर आता है, मतलब आप कह सकते हो अ इ आती है, तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में क्या हो जाता है, उस दशा में यह जो बनावट का एक आधार लेते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वह कैसे बन जाते हैं, वह आपके दीर्घ स्वरूप में बन जाते हैं। और इसी को हम दीर्घ स्वरूप में अगर देखा जाए तो आ का क्या बन जाता है, दीर्घ आ अर्थात बड़ा आ बन जाता है। ई की जब बात की जाए तो इसका क्या बनता है, दीर्घ ई बन जाता है। उ की जब बात की जाए तो इसका क्या बन जाता है, दीर्घ उ बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस संरचना में क्या होता है, दीर्घ आ बन जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो होता क्या है, दीर्घ स्वर में अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा एक पैटर्न आपको दिख मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपने सुना होगा एक शब्द जिसको हम कहते हैं सत्य और अर्थी। अर्थी का मतलब कोई मृत शरीर नहीं है, अर्थी का मतलब होता है ढोने वाला। ठीक है, अर्थी का मतलब होता है ढोने वाला, या फिर आपने कई बार सुना होगा जिसको हम कहते हैं वहन करने वाला। ठीक है, तो जैसे आपकी गाड़ी नहीं होती है, ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी होती है जीप वगैरह, वो आपको ढोती नहीं है, वो आपको एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, अर्थी का मतलब होता है ढोने वाला या फिर वहन करने वाला। तो जैसे गाड़ी होती है, हम लोगों को क्या करती है, एक जगह से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाती है। तो इस दशा में अगर हम देखें तो ढोने वाला या फिर वहन करने वाला, इसे हम अर्थी कहते हैं। ठीक है, तो सत्य को ढोने वाला या फिर केवल सत्य के साथ चलने वाला, या फिर जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि सदैव सत्य बोलने वाला, यही क्या हो जाता है, सत्यार्थी के रूप में जाना जाता है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है सत्य प्लस अर्थी। क्या हो जाता है, सत्य प्लस अर्थी, ये आपका पूरा इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है, किस एक परिपेक्ष में कहा जाता है कि बताइएगा निम्नलिखित में से निरक्षर जो एक शब्द है उसका विलोम क्या होगा। ठीक है, निरक्षर शब्द की जब बात की जाए तो उसका विलोम क्या होगा, ये अक्षर हो जाएगा, साक्षर होगा, अनपढ़ होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अमित शुक्ला, नंदिनी कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीक, अनुराग साक्य, कई सारे लोग जुड़े हैं, तो इतनी अपेक्षा आपसे ज़रूर होगी कि कम से कम इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर दें और उनको भी इस सेशन के लिए जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, देखो आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपके लिए चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, और जो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं फिर उसी को क्या करते हैं, बस आपके साथ अक्षर से उसी बातों को बता देते हैं, और कुछ नहीं होता है। आना जाना हमें कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, कुछ हमें नई चीज़ सीख में आती है तो उसे क्या करते हैं, आपके साथ साझा कर देते हैं। ठीक है, अमित शुक्ला जी। निरक्षर की जब बात की जाए तो निरक्षर शब्द का एक विलोम आपको देख मिलेगा, निरक्षर। निरक्षर की जब बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी भी विलोम पूछा जाता है तो उस दशा में आपको जो विलोम बताना होता है वह यथा उचित शब्द बनाना होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे आपके पास कोई शब्द आती है संज्ञा के रूप में, तो आपको जो विलोम बताना होता है, पहली प्रियोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि उसका संज्ञा ही विलोम बताया जाए। इसी तरीके से कोई अगर मान लेते हैं कोई विशेषण शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका भी अगर आपको कोई शब्द कह सकते हो एक तरीके से विलोम बताना है, तो उस दशा में भी आपको क्या करना चाहिए, पहली प्रियोरिटी आपकी होती है कि आप उसका विशेषण ही बताएं। मतलब सेम बनावट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका उधर होना चाहिए। जैसे रात का दिन होता है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन दिन का पर्याय आप कह सकते हो एक तरीके से, हम कह सकते हैं सवेरा भी, तो रात का सवेरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो शब्द बताने होते हैं वो उसी से रिलेटेड आपको बताना होता है। तो निरक्षर की जब बात की जाए तो निरक्षर का क्या होगा, निरक्षर का जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा साक्षर। ठीक है, निरक्षर का जो शब्द होगा वो हो जाएगा साक्षर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शब्द और भी है, अनपढ़। अनपढ़ की जब बात की जाए तो अनपढ़ इसका समानार्थी है, और अनपढ़ के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इसका जो विलोम होता है वो होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, तो अनपढ़ का जो विलोम है वह आपका पढ़ा लिखा होता है। और शब्दों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अक्षर की जब बात की जाए तो अक्षर का जो एक विलोम होता है वो होता है क्षर। क्या बोलते हैं इसे, क्षर बोला जाता है। क्षर का मतलब एक तरीके से खत्म होने वाला, या फिर जैसे समाप्त किया जा सके। लेकिन अक्षर का मतलब होता है अ मतलब होता नहीं, अर्थात जिसको समाप्त ही नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म ही नहीं किया जा सकता, तो उसे हम अक्षर के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, तो क्षर का अक्षर हो जाता है, निरक्षर का साक्षर होता है, अनपढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा लिखा होता है। तो ये खासा ध्यान रखिएगा।
एक शब्द आता है कि दिए गए शब्दों में बाईं ओर से दाईं ओर आप जाइए और उनके विलोम शब्दों से क्या करिए, उनको मिलाइए। और शब्दों की जब बात की जाए तो स्थूल का स्नेह रिक्त होगा, स्नेहित का स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा, विराट का सस्वर होगा, मौन का क्षुद्ध होगा, ये संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, उसके आधार पे आपको मिलाना है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल जाता है। शब्दों को बाईं और दाईं ओर से क्या करना है, मैच कराना है, मतलब आपको एक तरीके से रिलेट कराना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मयंक सिंह राठौर हाँ, हिंदी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो इसका सही उत्तर क्या होगा। स्थूल, स्नेह, स्नेहित, सूक्ष्म, विराट, सस्वर, मौन, क्षुद्र। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए, स्थूल के बारे में आपको पता है, स्थूल की जब बात की जाए तो स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा के परिपेक्ष क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, तो बड़ा का छोटा अर्थात ए का बी, ए का बी कहाँ पे होगा, ए का बी यहाँ पे है, बाकी तो कहीं है ही पे नहीं। तो इसका मतलब हमें एक ही ऑप्शन से क्या हो गया, जवाब मिल गया। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं। जैसे स्नेह सित, तो स्नेह सित का हो जाएगा स्नेह रिक्त। ठीक है, सित मतलब साथ साथ, और रिक्त का मतलब एक तरीके से कह सकते हो गैप। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो विराट, विराट की जब बात की जाए तो विराट का मतलब बहुत बड़ा, और इस दशा में अगर देखा जाए तो इसका छोटा जो होगा वह हो जाएगा क्षुद्र के रूप में। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और यही पर अगर देखा जाए तो फिर मौन, मौन का मतलब होता है एक तरीके से चुप्पी, और चुप्पी का जो एक विलोम होगा वो हो जाएगा सस्वर, मतलब बोलते ही रहना। ठीक है, तो ये आपको देख लेते हैं। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, स्नेह सित का स्नेह रिक्त हो जाएगा, विराट का क्षुद्ध हो जाएगा, मौन का आपका सस्वर हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सही विलोम युग्म आपको दिख मिलता है। मतलब ऑप्शन तो कई सारे दिए हैं, लेकिन इसमें कौन सा सही विलोम है। अगर इसकी बात की जाए तो सांझ का दोपहर होगा, कृपण का दाता होगा, शुष्क का क्षुद्र हो जाएगा, और प्रसन्न का प्रफुल्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। सांझ का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र, प्रसन्न का प्रफुल्ल, यह नाम आपको दिख मिलता है। सांझ की जब बात की जाए तो सांझ का तो देखो भाई, हमने अभी बताया था कि आपको बराबर वाले शब्दों का चयन करना है। मतलब जैसे संज्ञा पूछा जा रहा है तो संज्ञा होना चाहिए, विशेषण है तो विशेषण बताना चाहिए, सटीक उत्तर होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और सांझ की जब बात की जाए तो सांझ का हमने कई बार बताया है, इसका जो विलोम होता है वो होता है सुबह। ठीक है, तो दोपहर से तो इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर के लिए जो एक विलोम हो सकता है, दोपहर के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इसका हो जाएगा मध्य रात्रि। ठीक है, दोपहर का जो विलोम होता है वो होता है मध्य रात्रि, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा, कृपण और दाता के रूप में। क्योंकि कृपण की जब बात की जाए तो कृपण का मतलब आपने सुना होगा, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस मतलब जो बिल्कुल एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अगर दाता की बात की जाए तो दाता का मतलब एक तरीके से दान दाता। ठीक है, जो बड़े स्तर पे क्या करता है, मतलब आप कह सकते हो खुले हाथ से दान करता है। ठीक है, तो खुले हाथ से दान करने वाले की जब बात की जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम एक तरीके से दाता के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, दाता के रूप में नाम देते हैं। अगर हम शुष्क की बात करें तो शुष्क का पर्याय क्या होगा, तो शुष्क के बारे में ध्यान रखिएगा। शुष्क मतलब है ड्राई, और ड्राई के परिपेक्ष आप कह सकते हो इसका नमी से लेना होगा, अर्थात आर्द्र। आर्द्र की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, यह शुष्क से संबंधित आपको दिख मिल जाएगा। अभी हमने देखा था क्षुद्र के बारे में, क्षुद्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वह हो जाएगा विराट, अर्थात कोई छोटी वस्तु है तो उसका विलोम बड़ा आपको दिख मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें प्रसन्न के बारे में तो प्रसन्न का विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा अप्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न की जब बात की जाए तो प्रसन्न का विलोम क्या होगा, प्रसन्न का विलोम हो जाएगा अप्रसन्न। और प्रफुल्ल की जब बात की जाए तो प्रफुल्लन का संदर्भ क्या होगा, तो ये हो जाएगा म्लान के बारे में। ठीक है, तो म्लान की जब बात की जाए, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं मुंह बनाए बैठे होते हैं, तो उसी को म्लान कहता है। ठीक है, तो प्रफुल्लन मतलब जो खुशी से भरा हुआ है उसके लिए विलोम मिलान हो जाता है। प्रसन्न की जब बात की जाए, जो हंसता खेलता रहता है उसके लिए अप्रसन्न हो जाएगा, दुखी। शुद्ध के परिपेक्ष में विराट हो जाएगा, शुष्क के लिए आर्द्र होगा, सांझ के लिए सुबह होगा, दोपहर के लिए मध्यरात्रि, और इसी परिपेक्ष में कृपण के लिए दाता। तो ये आपको दिख मिलता है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो एक शब्द है कि निम्नलिखित में से जीवन पति। अब जीवन पति की जब बात की जाए तो इसका समानार्थी क्या होगा। समानार्थी एक तरीके से आप समझिएगा, इसको हम शुद्ध शब्द में पर्यायवाची भी कह सकते हैं। समानार्थी
या फिर इसको हम पर्यायवाची के रूप में नाम दे सकते हैं। तो आज जीवन पति की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, जीवन पति की जब बात की जाए तो जीवन पति का एक पर्याय हमें देखने को मिलता है। जीवन पति, जीवन पति की जब बात की जाए तो इसका पर्याय होगा यमराज, पति या जिसे हम स्वामी ही कहते हैं, खास करके आपका आदमी या फिर महीपति। इसका सही जवाब क्या होगा? जीवन पति। जीवन मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब होता है जीवन, एक तरीके से लाइफ, और पति मतलब स्वामी। तो हमारे जीवन का स्वामी कौन है? हैं? हमारे जीवन का स्वामी कौन है? एक है तो व्यक्ति है जो जब चाहे अपनी घंटी बजा करके उठा ले चले। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग शुद्ध रूप से यमराज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यमराज का पर्याय होता है आपके जीवन पति के लिए, क्योंकि यमराज के ही मुट्ठी में है। जितने दिवस तक वो हमें छोड़ के रखा है यहाँ पे, तब तक के लिए बिल्कुल हम बादशाह हैं। लेकिन जिस दिन उसकी संज्ञा आ जाएगी कि इसको लेकर आना है, तो अलग अलग माध्यम में, कहीं सीढ़ी से गिर करके, कहीं बालकनी से गिर करके, कहीं सड़क पर एक्सीडेंट होकर के, कहीं पानी में डूब करके, किसी भी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा। तो जीवन पति की जब बात की जाए तो जीवन पति अर्थात जो आपके जीवन को क्या करता है? देता है, प्रदान करता है। ठीक है, यमराज की परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सूर्य पुत्र के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो यमराज की जब बात की जाए तो यमराज को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य पद के रूप में भी नाम देते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको कहा जाता है यम। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, यम है हम। ठीक है, तो यम की जब बात की जाए तो यम भी कहा जाता है, और इन्हीं को एक शब्द में धर्मराज भी कहा जाता है। धर्मराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कह सकते हो कि ये छोटे बड़े का भेद नहीं करते हैं। इवन आप कह सकते हो कि ये काली गोरी का भेद नहीं करते हैं। इनकी जब बात की जाए तो इनके यहाँ पे न्याय का एक ही आधार है कि जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनको सदगति प्राप्त होती है, और जिन्होंने गलत कार्य किए हैं तो उनको क्या होता है? नरक भोगना होता है। इनके यहाँ पे धर्म यही कहता है। तो इसी कारण से धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति के रूप में इनको हम धर्मराज भी कह देते हैं। तो यम के अलावा धर्मराज, सूर्यपुत्र और जीवनपति, और यमराज तो अपने आप में है ही है। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो ये सारे आपको दिख मिलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पति को लेके आपको कंफ्यूजन था, तो पति के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा। पति के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो पति स्वामी को बोला जाता है, और पति के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो पति के परिप्रेक्ष्य पहली बात तो होती है आपके स्वामी। ठीक है, स्वामी, और स्वामी के अलावा भर्ता। कई बार आपने सुना भी होगा, वो बैगन भरता नहीं है। ठीक है, बैगन भरता नहीं, बल्कि इनकी जब बात की जाए तो भरता मतलब एक तरीके से जो भरण पोषण करने वाला होता है। ठीक है, भरण पोषण करने वाले की जब बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भर्ता के रूप में जानते हैं। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि पत्नी इनके साथ रहती है और उनका वो ख्याल पूरी तरीके से रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्वामी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बल्लभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बल्लभ की जब बात की जाए तो बल्लभ भी इनका नाम दिया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारी पत्नी अपने पति को बोलती हैं, ओ हमारे प्राण प्रिय। तो ध्यान रखिएगा, इनको हम प्राण प्रिय भी कहते हैं। और थोड़ा सा और जब आगे बढ़ती हैं तो कहती हैं प्राणनाथ। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्राणनाथ के अलावा ध्यान रखिएगा, अरे बाप, प्राणेश। ठीक है, तो कई सारे नाम आपको दिख मिलते हैं। तो पति की जब बात की जाए तो पति के लिए ध्यान रखिएगा, पति का स्वामी, स्वामी के अलावा भर्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, बल्लभ भी इसे कहते हैं। प्राण प्रिय भी इसे नाम दिया जाता है। प्राण प्रिय के अलावा प्राणनाथ भी कहा जाता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्राणेश, ये सारे नाम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। महीपति किसे कहते हैं? तो महीपति के बारे में आपने सदैव सुना होगा। हमारे यहाँ पे जो राजा होता है, राजा को हम लोग क्या कहते हैं? महीपति के रूप में जानते हैं। ठीक है, महीपति की जब बात की जाए तो महीपति के रूप में नाम देते हैं। और महीपति के परिप्रेक्ष्य में अर्थात राजा की जब बात की जाए तो राजा को हम लोग क्या कहते हैं? राजा को हम लोग भूप के रूप में भी जानते हैं। इवन कई बार आपने सुना होगा इनको भूपाल के रूप में भी जाना जाता है। तो भूप या भूपाल की जब बात की जाए, इसके अलावा आपने नाम भी सुना होगा नृपति के रूप में। ठीक है, नृपति की जब बात की जाए तो नृपति भी इनको नाम दिया जाता है। नृपति के अलावा अगर देखा जाए तो ये धरा के मालिक होते हैं, अर्थात इनको भूपति भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो खासा राजा की जब बात की जाए महीपति, तो महीपति के परिप्रेक्ष्य में भूप भी इनका नाम होता है। भूप से संबंधित भूपति भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भूपाल भी होता है, मतलब धरा के स्वामी हैं। ठीक है, और नृपति मतलब यहाँ के ये राजा भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से महीपति के भी अलग अलग आपके पर्याय देख मिलते हैं। खैर, यहाँ पे देखा जाए तो एक शब्द है कि पांडवों को 13 वर्ष का डैश वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह पर कौन सा पर्यायवाची शब्द बड़ा अच्छा उपयुक्त हो सकता है?
और इस नाम की जब बात की जाए तो ये नाम खास देख मिलता है मृगांक के रूप में, उपवन के रूप में, रण के रूप में, या फिर आपके जंगल के रूप में। तो पांडवों की जब बात की जाए तो पांडवों के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे काफी उपयुक्त होगा? पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। ठीक है, तो अगर इस शब्द की बात की जाए तो इस शब्द के लिए एक बेसिक पर्याय क्या हो जाएगा? पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उसकी जगह पर उसका एक पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो अर्थात सीधे शब्दों में इसने पूछा है कि ये बता दीजिए भैया हमें क्या करना है, हमें इस वन शब्द का क्या करिए, वन का पर्यायवाची बता दीजिए, वन का पर्यायवाची आप लोग बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी ने इसके बारे में पूछा है। तो 13 वर्षों तक वनों में कह सकते हो कि पांडव रहते थे। तो इनकी जब बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या हो जाएगा? इनका संदर्भ क्या हो जाएगा? ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मृगांक, मृगांक का मतलब आप भी जानते हैं हिरण से समित है। उपवन मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा लोकेशन बगीचा के रूप में देखने को मिल जाता है, उपवन या फिर बगीचा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अरण्य मतलब आपने जंगल के बारे में सुना होगा, रण के बारे में आप कह सकते हो कि इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शुद्ध पर्यायवाची की जब बात की जाए तो वो क्या होगा? जंगल। ठीक है, तो मुख्य रूप से पांडवों को 13 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा, यही क्या हो जाएगा? यह इसका सही जवाब हो जाएगा। और जंगल की जब बात की जाए तो जंगल के कुछ और पर्यायवाची आपको देख मिलते हैं, जैसे अरण्य होता है, वन, वन भी अपने आप में देख मिलता है। वन के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में? कानन। कानन के अलावा आपने नाम सुना होगा विपट, किसके रूप में? विपट की जब बात की जाए तो विपट भी इसका पर्यायवाची देख मिलता है। इवन अगर देखा जाए तो विपिन, विपिन की जब बात की जाए तो विपिन भी क्या होती है? इसकी पर्यायवाची होती है। विपट नहीं, बीटप होता है, बीटप। ठीक है, तो बीटप, विपिन। तो इस तरीके से जंगल की जब बात की जाए तो जंगल के परिप्रेक्ष्य जो पर्यायवाची होते हैं वन, कानन, बिटप, विपिन, अरण्य। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक शब्द और आपने सुना होगा, एक मूवी इसके ऊपर आई थी कांतार। ठीक है, तो कांतार की जब बात की जाए तो कांतारा भी इसके पर्यायवाची में, तारा नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कांतारा नहीं, कांतार। ठीक है, तो कांतार, विपिन, वन, कानन, बिटप और जंगल और अरण्य, ये क्या हो जाते हैं? यह इसके कुछ विशेष पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची की जब बात की जाए तो पर्यायवाची यह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पर्यायवाची की जब बात की जाए तो ये 13 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा, और इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ये जो आनंद शब्द है, आनंद शब्द का एक पर्यायवाची बताइए। क्या बताइए? आनंद शब्द की जब बात की जाए तो आनंद शब्द का एक विशेष पर्यायवाची बताइए। इसका सही जवाब होगा मोद या फिर हर्ष के रूप में, अचल या फिर प्रमोद के रूप में, तनुज या फिर आपके आमोद के रूप में, साल या फिर आपके उल्लास के रूप में। आज नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं कि आनंद शब्द की जब बात की जाए तो आनंद शब्द का सही उत्तर क्या होगा? आनंद शब्द की जब बात की जाए तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद, आनंद के बारे में आप भी जानते हैं, जब हम खुशी की बात करते हैं, प्रसन्नता। ठीक है, तो आनंद के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि एक समय काल, खुशी या प्रसन्नता की जब बात की जाए तो प्रसन्नता को आधारित करते हुए इसका नाम देख मिलता है, प्रसन्नता। ठीक है, इवन आपने कई बार सुना होगा आमोद प्रमोद बोला जाता ना, आमोद प्रमोद, इन सब की जब बात की जाए तो ये समझ कहाँ से हो जाएगा? तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि आमोद प्रमोद के परिप्रेक्ष्य में इसका जो एक पूरा पैटर्न आपको दिख मिलता है वह कहाँ से हो जाएगा? तो इस दशा में उचित पर्यायवाची जो होता है वो यही मोद और हर्ष हो जाएगा, क्योंकि अचल का मतलब एक तरीके से जो कहीं स्थिर होता है। ठीक है, कहीं पर स्थिर होता है। और तनुज के बारे में आप भी जानते हैं, पुत्र वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। साला का मतलब एक तरीके से जहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है। तो ए वाला आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस दशा में आमोद, आमोद के अलावा प्रमोद भी ध्यान रखिएगा। आमोद प्रमोद की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं? ये खुशी के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो खुशी के पर्यायवाची की जब बात की जाए तो उस दशा में क्या होता है
खुशी, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद, मोद और हर्ष, इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या होते हैं आपके कहीं ना कहीं पर्यायवाची जाने जाते हैं। इवन एक शब्द होता है जिसे कहते हैं उल्लास, ठीक है। उल्लास की जब बात की जाए तो उल्लास, इवन आपने नाम सुना होगा आह्लाद के रूप में, ठीक है। तो आह्लाद की जब बात की जाए तो आह्लाद का भी नाम ध्यान रखिएगा। आह्लाद का भी मतलब होता है एक तरीके से खुशी को लेकर के। पर्यायवाची की जब बात की जाए तो आनंद के ही पर्यायवाची में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो खुशी, प्रसन्नता, ठीक है, आमोद, ये सारे नाम क्या हो जाते हैं, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तनुज का मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा ना, तनुज, तनुजा, तो तनुज का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। और अचल का मतलब होता है एक तरीके से स्थिर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आमोद प्रमोद की जब बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा और हर्ष भी अपने आप में सही होगा, ठीक है। आंख की जब बात की जाए तो आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है? आंख शब्द की जब बात की जाए तो आंख शब्द की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है। आंख शब्द की जब बात की जाए तो आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आंख, अक्स, नजरिया, लोचन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंख, देखिए नजरिया का एक पैटर्न होता है जिसको आपने सुना होगा दृष्टिकोण, ठीक है। तो दृष्टिकोण, नजरिया, ये इससे संबंधित आपको देख मिलता है। इवन आपने इसके बारे में सुना होगा, कई बार आपसे कहा जाता है ना कि आपका क्या नजरिया है या फिर क्या आपका दृष्टिकोण है, अर्थात आपका मत क्या है, ठीक है। आप किस एक प्रतिपेक्ष में क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। तो परिपेक्ष, ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके पर्याय होते हैं। तो नजरिया शब्द की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका मत क्या है, आपका परिपेक्ष क्या है इस बात को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ नामों की बात करें तो आंख के पर्यायवाची के बारे में जो पूछा है तो अक्स होगा, नजरिया होगा, लोचन होगा। तो नजरिया तो अपने आप में कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम लोचन की बात करें तो लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन का ही मतलब होता है आंख को लेकर के, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची होगा लोचन। अक्स की जब बात की जाए तो अक्स का संदर्भ इससे नहीं होगा, बल्कि अक्स का जो मतलब होता है वो होता है शुद्ध रूप से आप समझिएगा, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब को लेकर के, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जब बात की जाए तो प्रतिबिंब के रूप में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्स की जब बात की जाए तो अक्स का मतलब होता है जैसे का तैसा, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की जब बात की जाए तो प्रतिबिंब एक तरीके से जैसे का ही तैसा होता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, और रब्बा इश्क न हुई वे, ठीक है, उसी में शायद इस्तेमाल किया गया अक्स। तो अक्स की जब बात की जाए तो अक्स के परिपेक्ष आप कह सकते हो। प्रतिबिंब की जब बात की जाए तो प्रतिबिंब इसमें आपको दिख मिलता है। अब प्रतिबिंब के कुछ और भी आपके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपका परछाई भी हो सकता है। परछाई के अलावा आप कह सकते हो जैसे इसमें छाया, ठीक है। तो छाया हो गया, परछाई हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ये सारी चीज़ आपको दिख मिलती हैं। बहरहाल आंख की जब बात की जाए तो आंख के पर्यायवाची में ध्यान रखिएगा, जैसे आपका लोचन, लोचन के अलावा चक्षु, ठीक है। चक्षु की जब बात की जाए तो चक्षु, चक्षु के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे नेत्र, ठीक है। नेत्र की जब बात की जाए तो नेत्र इसका पर्यायवाची। इवन आप कह सकते हो जैसे नयन, ठीक है, नयनों वाली ने, ठीक है। नयन की जब बात की जाए तो नयन इसका क्या हो जाता है, आपका पर्यायवाची आपको देख मिलता है। इवन अम्बुक की जब बात की जाए तो अम्बुक का नाम ध्यान रखिएगा। तो अम्बुक हो गया, नयन हो गया, नेत्र हो गए, चक्षु हो गए, इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसके पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। बाकी लोचन तो आपका है ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द समूह हम लोग व्यवस्थित करते हैं। मतलब जिसने ऋण चुका दिया है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शब्द समूह की बात करते हैं, और वह होता है ऋणी के रूप में, उऋण के रूप में, या फिर कृतज्ञ के रूप में, या फिर आपके कर्जदार के रूप में। तो खास करके आप कह सकते हो कि जिसने क्या किया है, ऋण चुका दिया है, जिसने क्या किया है, ऋण को चुका दिया है। तो ऋण चुकाने वाले की जब बात की जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जिसने क्या किया है, ऋण चुका दिया है। जिसने ऋण चुका दिया है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने ऋण चुका दिया है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या कहा जाता है इसे, ऋणी कहा जाता है, उऋण कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है, या फिर आपके कर्जदार। और एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो कम से कम अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा, कम से कम उन तक भी इस सेशन को पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जिसने ऋण पूरी तरीके से क्या किया है, चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया है उसे हम क्या कहते हैं,
तो साफ साफ दिख रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उऋण, मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, उससे निवृत्त हो चुका है। जिसने ऋण चुका दिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम उऋण कहते हैं। ठीक है, उऋण की जब बात की जाए तो ये इसके रूप में देखने को मिल जाता है। ऋणी की जब बात की जाए तो ऋणी किसे कहते हैं, ऋणी का मतलब होता है एक तरीके से जिसने ऋण लिया है। ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने ऋण लिया है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि जिसने कर्ज लिया है। तो जिसने कर्ज, या फिर जिसको हम एक तरीके से ऋण कहते हैं, तो जिसने कर्ज या फिर ऋण क्या किया है, लिया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और इसे हम ऋण के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इवन आप कह सकते हो कर्जदार की जब बात की जाए तो कर्जदार का भी यही मतलब होता है कि जिसने कर्जा लिया हो। ठीक है, क्या किया हो, जिसने कर्जा लिया हो, जिसने कर्जा लिया हो, कर्जा लिया हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेजा नहीं, करेजा का मतलब अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिसने कर्ज लिया हो, कर्जा। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो कृतज्ञ का मतलब होता है, कृतज्ञ का जब हम मतलब निकालते हैं तो ये होता है कि जो उपकार को मानता है। क्या कहते हैं, कि जो उपकार को मानता है, जो उपकार को मानता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक शब्द और ध्यान रखिएगा जिसका नाम होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। और कृतज्ञ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जो उपकार नहीं मानता है। क्या करता है, जो उपकार नहीं मानता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपकार को मानते हैं तो उनको हम कृतज्ञ कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपकार को नहीं मानते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, खास करके कृतज्ञ नाम देते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जिसने ऋण चुकाया उसे उऋण कहा जाता है, ऋणी जिसने कर्जा ले रखा है, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, और कर्जदार जिसने क्या किया है, कर्जा ले रखा है। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द बताइए, और उसमें बताइए कौन सा एक शब्द आपका सुमेलित नहीं है। क्या है, वाक्यांशों के लिए शब्द बताइए, और शब्दों की जब बात की जाए तो शब्दों के परिप्रेक्ष्य में कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नाम की जब बात की जाए तो यह है कि जब वर्णन के बाहर होता है तो उसे हम वर्णातीत कहते हैं, जो देखा नहीं जा सकता है उसे हम अदृश्य कहते हैं, जो अमिश नहीं खाता है उसे हम समिश कहते हैं, और जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अमिश शब्द ध्यान रखिएगा, अगर आप अमिश के बारे में नहीं जानते तो अमिश का मात होता है मांस। ठीक है, मांस। तो अक्सर आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, दो तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी, मांसाहारी, और एक होता है जिसको दोनों स्वरूप में हम देख पाते हैं, और उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। मनुष्य की कैटेगरी की जब बात की जाए तो मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी में रखते हैं। शेर को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो मांसाहारी में। और अगर हम छोटे जानवरों की बात करें जैसे बकरी वगैरह, तो वो किससे समित होता है, वह आपके शाकाहारी होता है। अब इसमें गलत क्या है, तो गलत यही है अमिष, क्योंकि अमिष का मतलब मांस होता है और समिष का भी मतलब मांस होता है। तो अमिष समिष की जब बात की जाए तो ये आपस में एक तरीके से पर्यायवाची हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अमिष और समिष की जब बात की जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अमिष का मतलब एक तरीके से जैसा कि हमने बताया कि अमिष का मतलब होता है मांस, आमिष का जो मतलब होता है वो होता है मांस। तो इसी तरीके से सामिस की जब बात की जाए तो सामिस का मतलब होता है कि जो मांस को खाता है। ठीक है, तो आमिष और सामिस ये दोनों शब्द क्या होते हैं, आपस में पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो जो चीज़ वर्णन के बाहर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णातीत कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। और जो पहरा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रहरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अमिष और समिष जो होता है वो सेम होता है, बाकी अपने आप में क्या है, सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कांटों से भरा हुआ। अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर का चुनाव करिए। कांटों से भरा हुआ, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए एक सही उत्तर का क्या चुनाव होगा, कंटक होगा, विकीर्ण होगा, कुचैला होगा, या फिर कंटकाकीर्ण होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, खासा कंटक की जब बात की जाए तो कंटक ही अपने आप में सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने क्या कहा है, कंटक का मतलब एक तरीके से कांटा समझिएगा। ठीक है, कंटक की जब बात की जाए तो कंटक का मतलब एक तरीके से समझिएगा कांटा। ठीक है, कंटक का मतलब कांटा, और कांटों से ही भरा हुआ जो एक मार्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं,
कंटकाकीर्ण के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कंटकाकीर्ण। ठीक है, तो कंटकाकीर्ण की जब बात की जाए तो ये कांटों से भरा हुआ के लिए यह आपका एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कांटों से भरा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शब्द है विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब क्या होता है? विकीर्ण का मतलब होता है एक तरीके से फैला हुआ या फिर एक तरीके से छितराया। ठीक है, तो फैला हुआ या फिर छितराया की जब बात की जाए तो ये आपके विकीर्ण के रूप में जाना जाता है। और कंटक के बारे में आप भी जानते हैं, कंटक का मतलब होता है कांटा। कांटा या एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसे हम सूल के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो सूल या कांटा। बाकी कुचैला की जब बात की जाए तो दबा कुचला वाला संदर्भ आपको दिख मिलता है। तो यहाँ पे कांटों से भरा हुआ अगर देखा जाए तो वो होगा कंटकाकीर्ण। ठीक है, तो कंटकाकीर्ण की जब बात की जाए तो आपको जो मिलता है विकीर्ण का मतलब होता है कोई चीज़ फैली हुई है या फिर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से छितराया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए कंटक का मतलब कांटा ही होता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है? कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है? बेसिक आपका पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या फिर आपकी छवि। तो कौन सा एक ऐसा शब्द है जो क्या है, पुल्लिंग के रूप में जाना जाता है? पुल्लिंग शब्द की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है पुल्लिंग शब्द। कई बार हमने बताया कि हमारे हिंदी भाषा की जब बात की जाए तो उसमें दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये दो तथ्य आपको देख मिलते हैं जब हम हिंदी भाषा की बात करें। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने सुना होगा पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा महिला जाति का भी बोध होता है। और महिला जाति के अलावा एक और होता है जिसको हम सामान्य रूप में क्या कहते हैं, उभय लिंग के रूप में नाम देते हैं, या फिर जिसको एक तरीके से हम लोग नपुंसक लिंग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वह संस्कृत भाषा में होते हैं। हिंदी में दो ही होते हैं लेकिन संस्कृत में आपके तीन होते हैं। हिंदी में दो जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। और पुरुष महिला की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। खासा एक नाम आपको जो देख मिलता है वो आज के संदर्भ में हम थर्ड जेंडर जिसे कह सकते हैं, तो वह आपको विशेष रूप से देख मिलता है। ठीक है, यहाँ संस्कृत में खास अगर देखा जाए तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग की जब बात की जाए तो पुल्लिंग कौन सा शब्द आपको दिख मिलता है, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या फिर छवि। इसके लिए एक चीज़ हम आपको हमेशा बताना चाहेंगे कि जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को खोजना है या फिर उसे व्यवस्थित करना है तो इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। बेहतर यही होता है कि आप इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको मेल फीमेल के बीच में अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो पूर्ति हो रही है, हो रही है, रही मतलब आप कह सकते हो स्त्रीलिंग हो गया। अभिव्यक्ति की जा रही है, अगर इसकी बात की जाए जा रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेल होगा। विवाह हो रहा है, विवाह हो रही नहीं होगा, तो इस कारण से क्या होगा, शुद्ध रूप से आप कह सकते हो विवाह हो रहा है, अर्थात ये क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जबकि आप कह सकते हो कि छवि धूमिल है, तो छवि धूमिल है इन द सेंस आप कह सकते हो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो विवाह हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये पुल्लिंग आपको दिख मिलता है। तो आप शुद्ध रूप से इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो ये सबसे बेहतर होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, पुनः एक शब्द है और इस शब्द की जब बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। यामा, योजना, भिक्षा या फिर आपके संबल, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देखने मिलता है। यामा, योजना, भिक्षा या फिर संबल स्त्रीलिंग नहीं है। देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, भिक्षा मांगी जाती है, जाती है। योजना चलाई जा रही है, चलाई जा रही है। यामा, यामा रचना महादेवी वर्मा की है। और संबल, संबल होता है, संबल होती नहीं है। तो इस दशा में आप क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो स्त्रीलिंग के परिपेक्ष में संबल, संबल का मतलब एक तरीके से कठोर के परिपेक्ष में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्द की जब बात की जाए तो स्त्रीलिंग शब्द का जो पर्याय होगा वो क्या होगा, वह आपके संबल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि संबल जो है वो क्या है, संबल एक तरीके से कहिएगा ये पुल्लिंग है ना कि ये स्त्रीलिंग है। तो संबल की जब बात की जाए तो संबल आपका पुल्लिंग है ना कि आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुनः कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, इसको बताइए। बचन, प्रहार, कुंडली या फिर आपका सर्प, बचन, प्रहार, कुंडली या फिर आपका सर्प। बचन, प्रहार, कुंडली या फिर आपका सर्प। अच्छा, हिंदी भाषा में ही ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो
कई बार आपने देखा होगा कि जो सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि सांप कुंडली मार के बैठा है, ठीक है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो कुंडली शब्द की जब बात की जाए तो कुंडली क्या है, कुंडली की जब बात की जाए तो कुंडली आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। बाकी वचन, प्रहार, सर्प, इन सब की जब बात की जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग की जब बात की जाए तो पुल्लिंग के परिपेक्ष में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पुल्लिंग की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, यह सदैव आपके क्या किए जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुंडली की जब बात की जाए तो कुंडली का संदर्भ आपके स्त्रीलिंग के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खासा अगर देखा जाए तो एक शब्द है कृपण, और कृपण के साथ कृपाण। इन दोनों शब्दों की जब बात की जाए तो इन दोनों शब्दों का क्रम से अर्थ क्या होता है, कृपण और कृपाण। अगर इसकी बात की जाए तो यह दोनों नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, कृपण और कृपाण। कृपण और कृपाण की जब बात की जाए तो ये जो दोनों शब्द होते हैं, अगर हम इनके अर्थ की बात की जाए तो इन दोनों का अर्थ हमें देखने को मिलता है, कृपण और कृपाण। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि हिंदी भाषा में एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं श्रुति भिन्न आत्मक शब्द। क्या बोलते हैं, इसकी जब बात की जाए तो इसको हम कहते हैं श्रुति, श्रुति सम शब्द, ठीक है। शुद्ध सम मतलब एक तरीके से जो उच्चारित किया जाता है तो सुनने में हमें समान दिखता है। मतलब अगर आपको कोई जल्दी में बोलता है कृपण कृपाण, तो उस दशा में थोड़ा सा आप अंतर करने में हाँ हिचकिचाते हैं। तो ये शुद्ध सम शब्द होते हैं जो उच्चारण में खास करके सुनाई देते हैं समान स्वरूप में। तो कृपण और कृपाण बेसिकली आपने सुना होगा। अगर हम कृपाण की बात करें तो कृपाण का मतलब होता है, आपने सिख बंधुओं के बारे में सुना होगा कि वो अपने साथ क्या करते हैं, कटारी रखते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक कृपाण का मतलब होता है एक धारदार हथियार। क्या होता है, एक धारदार हथियार, ठीक है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने एक नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके कृपण। कृपण का मतलब होता है एक तरीके से जिसको हम क्या कहते हैं, कंजूस। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है धारदार हथियार। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो बिल्कुल आपका बी वाला होगा, कंजूस और कटार। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों दिए हुए हैं, पहले कटार भी है पहले कंजूस भी है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ क्रम में पूछा है। तो क्रम के रूप में क्या होगा, कृपण का कंजूस हो जाएगा, कृपाण का कटार होगा। जबकि यहाँ पे दिया था कटार और कंजूस, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिन शब्द जो है उसका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा। दिन की जब बात की जाए तो दिन का संदर्भ आपको देख सकते हैं। हाँ, कटार को कड़ा भी बोलते हैं, कड़ा, हाँ कड़ा हमें लगता है शायद ये है चुल्ला, कड़ा बोला जाता है। कटार जो होती है वो छोटी सी खुखरी टाइप की होती है, ठीक है। कड़ा चुल्ला होता है, ठीक है। दिन शब्द की जब बात की जाए तो दिन शब्द का संदर्भ हमें देख मिलता है। दिन का शब्द क्या होगा, दिन। दिन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिन का मतलब होता है जो हमारे पास होती है दिवस, ठीक है। और इसका जो सेम शब्द आपको देख मिलता है वह कौन सा होगा, तो दिन के परिप्रेक्ष्य श्रुति समभिन्नार्थक। दिन के परिप्रेक्ष्य में खास करके श्रुति समभिन्नार्थक अगर इस शब्द की बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो यह हो जाएगा दिन। तो दिन और दिन इनमें आप अंतर नहीं कर पाते, तो यही क्या हो जाएगा, इसका समान हो जाएगा। तो दिन का मतलब दिन, और दिन का मतलब क्या होता है, तो दिन का मतलब होता है एक तरीके से निर्धन, निर्धन या जिसको हम गरीब कहते हैं। गरीब कम कहना, इसको निर्धन ही कहना सबसे बेटर होता है। दीनहीन आपने कई बार सुना होगा। तो दिन की जब बात की जाए तो दिन का मतलब होता है निर्धन शुद्ध रूप से, और दिवस की जब बात की जाए तो ये दिन के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द है, इसका जवाब करिएगा कि गाड़ी और गाढ़ी। क्या शब्द है, गाड़ी और गाढ़ी। इन दोनों शब्दों की जब बात की जाए तो इन दोनों शब्दों में खास करके अगर हम सही शब्द अर्थ युग्म की बात करें तो उसका सही जवाब क्या होगा, खास करके गाड़ी और गाढ़ी। यान गहरी, गहरी यान, गिरी यान, नकली गाड़ी। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक कमेंट करते हुए इसका जवाब बताना है, क्योंकि आप भी जानते हैं घड़ी की सो इशारा करिए कि अब आपका समय हो चुका है। तो अगली क्लास में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे जो रात 9 बजे की होती है, जहाँ पे यूपीजी वाली क्लास। तो उस क्लास के लिए आप आइए। बाकी इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। सेशन कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा, और सेशन में अगर पहली बार जुड़े थे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के विषय बिंदु को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका कमेंट करके जवाब जरूर बताएगा, ठीक है।